अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं मुस्तार अहमद कसाना। आज एक किस्म का यौम निजात है, 9 तारीख। और 9 तारीख को ये हुकूमत जो है ये चली जाएगी और नई हुकूमत जो है उसका आगाज़ होगा। और हम देखेंगे कि नई एपिसोड में क्या होता है, लेकिन कम से कम ये एपिसोड ख़त्म होगी और इसके साथ देखा ये जाएगा कि अब अगली जो हुकूमत है उसके क्या मामलात चल रहे होंगे। साथ-साथ हम देख रहे हैं कि आज कैबिनेट की लास्ट मीटिंग भी होनी है, उसमें क्या-क्या चीज़ें जाते-जाते ये क्या करेंगे, उसमें भी ज़रा देखना पड़ेगा। फिर इमरान खान साहब के आज केसेस हैं, 4 जगहों पे लगे हुए हैं और मुख्तलिफ जगहों पे। फॉर एग्ज़ाम्पल उनका जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसमें भी केस है, सुप्रीम कोर्ट में भी उनका केस है, जो एडवोकेट मारा गया था वहाँ पे क्वेटा में। फिर साथ-साथ एहतसाब अदालत में भी उनकी एक पेशी है और जज बशीर साहब जो हैं वो देखते हैं वो क्या करते हैं। साथ ही हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिस्क्वालीफाई भी कर दिया बड़ी जल्दी से और सूरत के साथ। अगरचे पीटीआई ने उसको रिजेक्ट किया है, उसकी जो स्टेटमेंट वो भी आई है। तो क्या अब सूरत-ए-हाल बनेगी, इसका तमाम जो नई सियासी मंज़रनामा जो बनने की सूरत बनेगी, उसमें हम देखेंगे क्या होता है। इसको ज़रा ज़ेर बहस लाने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब सलमान आबिद भाई। सलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम इसरार भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएँ जी। आज साय ऑफ रिलीफ लिया जा सकता है जी कि बिल आखिर ये हुकूमत जो है वो आज खैरबाद कहने जा रही है और जो समरी है वो भेज दी जाएगी प्रेसिडेंट साहब को बकौल वज़ीर आज़म साहब के। क्या आप समझते हैं कि कुछ रिलीफ मिलेगा इसके बाद जी? देखिए इसरार भाई, पहली बात तो ये है कि जब मोरख तारीख लिखेगा तो वो पाकिस्तान की तारीख लिखते वक़्त पिछला रिजीम चेंज जो है उसका ज़िक्र ज़रूर करेगा और वो ये बताएगा कि जो रिजीम चेंज है उसने पाकिस्तान को किस तरह से 10, 15, 20 बरस पीछे की तरफ धकेल दिया है। क्योंकि ये सारे रिजीम चेंज के बाद जो सिनेरियो डेवलप हुआ वो पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की अवाम के मफाद के बरक्स निकला। और जो स्क्रिप्ट लिखा गया था रिजीम चेंज का कि उसके नतीजे में हम कोई माशी तरक्की और खुशहाली पैदा कर सकेंगे, वो सब ख्वाब जो है चिकनाचूर हुए। अब आप ये देखिए कि ये 16 माह की जो हुकूमत है, मेरा इसके ऊपर 2 तरह के बुनियादी इल्जामात हैं। पहला इल्जाम यह है कि इस हुकूमत के दौर में, और ये सब तजर्बाकार वसी तजर्बा रखने वाले हामिल सियासतदानों पर मुश्तमिल हुकूमत थी और जमातें थी इसमें, और इनका दावा था कि इनके पास विजन भी है, तजर्बा भी है, सलाहियत भी है, विजडम भी है। लेकिन पाकिस्तान का डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ने की बजाय पीछे की तरफ इन्होंने धकेल दिया है। यानी ये जो जमहूरी अमल है इसके अंदर जो शिकंजा डाला गया है, इसको जो कमजोर किया गया है, या डेमोक्रेटिक स्पेसेस जो श्रिंक हुई हैं, उसकी भी बड़ी बुनियादी वजह ये टेन्योर जो 16 माह का हम देख रहे हैं, इसको आप देख सकते हैं। इसमें सियासी जमातें कमजोर हुई, इसमें पार्लिमानी निजाम कमजोर हुआ, इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव की अथॉरिटी जो है वो चैलेंज की गई, इसमें सियासी जमातों के साथ जो कुछ सलूक किया गया खासतौर पर पीटीआई के साथ और बदतरीन इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हुई वो हमारे सामने है। मीडिया पर पाबंदियां लगी, सिविल सोसाइटी जो है उसके ऊपर इन्ना लिल्लाह व इन्ना लिल्लाह राजिऊन पढ़ लेना चाहिए, वो भी कहीं दफन होकर रह गई। यानी सारी की सारी डेमोक्रेटिक स्पेसेस जो है वो हमने श्रिंक कर दी। और किन लोगों ने की? जो जमहूरियत के नाम पर और जो जमहूरियत की क्रेडेंशियल के तौर पर जो है वो माने जाते थे, समझे जाते थे। पहला मेरा तो इल्जाम ये है कि हमने डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है उसको आगे बढ़ाने की बजाय उसको वापस पीछे की तरफ धकेला है और वापस हम जनरल ज़िया-उल-हक के दौर की तरफ जो है ना वो हम आ गए हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये कहा गया था कि जनाब हम जो है बुनियादी तौर पे माशी मैदान के अंदर एक बड़ा इनकलाब लेके आएंगे, और माशी मैदान में इनकलाब देते वक्त ये कहा गया कि हमारे पास तजर्बा बहुत है। इसहाक डार साहब हों, मिफ्ता इस्माइल साहब हों, एहसन इकबाल साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, वो सारा का सारा जोम ये था कि हम ज्यादा वसी तजर्बा रखते हैं मईशत का और आईएमएफ को बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। नवाज शरीफ का इंटरनेशनल विजन बहुत है, दुनिया के साथ बेहतर ताल्लुकात हैं। अल्टीमेटली नतीजा ये निकला कि माशी तौर पर भी हम एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल के ऊपर खड़े हैं। दो, तीसरी बात यह है कि जो इदारों के साथ तसादम हुआ, यानी जुडिशरी के साथ हुकूमत का तसादम, मीडिया के साथ उसका तसादम, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान जो हमने एक रोमांस देखा, यानी अगर पीटीआई की हुकूमत 2018 की स्क्रिप्टेड थी और इस्टेब्लिशमेंट की मरूने मिन्नत खड़ी थी, तो ये 16 माह का पूरा निजाम भी तो इस्टेब्लिशमेंट के मरूने मिन्नत खड़ा हुआ है ना। और इसको तो आप इमरान खान प्लस हुकूमत का दर्जा दें, यानी ये स्क्रिप्ट नंबर 2 था शायद,
या उसमें भी ज्यादा शिद्दत पैदा कर दी गई। और खुद शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जनाब मैंने एस्टैब्लिशमेंट के बारे में जो मुझे ताने मिलते हैं मुझे उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। और बिलावल भुट्टो का ये इतराफ कि हम इन 16 माह में इदारों को अपनी हदूद में नहीं रख सके, तो ये एक ओवरऑल डायलेमा है। अच्छा, फिर इस पूरे रिजीम के अंदर बुनियादी नुकता यह था कि इमरान खान को डिस्क्रेडिट करना है, उसको सियासी मैदान से बाहर निकालना है, उसकी पॉपुलैरिटी को खत्म करना है, उसको इररेलेवेंट कर देना है पॉलिटिक्स से। इन 16 माह में अगर कोई दायरे का सफर समझना चाहे तो वो भी दायरे का सफर जो है वो इमरान खान के गिर्द ही घूम रहा है। आज भी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, गुफ्तगू वहीं से शुरू होती है, वहीं पर खत्म होती है। उस पर आपने पाबंदियां भी लगा दी मीडिया के ऊपर, उसके आने पर, उसके बोलने पर, लेकिन उसके बावजूद सोशल मीडिया की ताकत से सामने वो पूरी दुनिया के सामने बात कर रहा है। और फिर जिस तरीके से विक्टिमाइज किया गया है इमरान खान को और उनकी टीम को, उनके साथियों को, वो भी इससे पहले तारीख में हमें देखने को नहीं मिला। अभी तक 90 दिन हो गए हैं, इमरान रियाज का कुछ नहीं पता, ठीक है। उसके बाद जो है वो कल इफ्तिखार दुरानी साहब 5 दिन से लापता है, उनका नहीं पता चल रहा। इसी तरह से कोई जितने लोग हैं पीटीआई के अंदर है, जो लोग पार्टी छोड़ना चाहते हैं उनके लिए बड़ी रियायतें हैं, जो नहीं छोड़ना चाहते उनके लिए मुश्किलात हैं। फिर आपने 2 नई सियासी जमातों की तश्कील की इमरान खान दुश्मनी के अंदर, एक अपना आईपीपी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और दूसरा पीटीआई पार्लियामेंटेरियन। तो इसलिए इस लिहाज से अगर आप देखें तो मजमूई तौर पर ये 16 माह पाकिस्तान और पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की अवाम पर बड़े भारी साबित हुए हैं। और शहबाज शरीफ साहब का भी जो बड़ा जोम था ना जी, वो बड़े शानदार एडमिनिस्ट्रेटर है, वो भी एक्सपोज होकर रह गया। और फिर आप देखिए इलीगल तरीके से केपी के और पंजाब की हुकूमतें चल रही हैं। और अब जब आज हुकूमत खत्म हो रही है तो पहले से ही कहा जा रहा है कि इंतखाबात वक्त पे नहीं होंगे, यानी अब ये भी एक इलीगल सेटअप जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगा। गैर मुइना मुद्दत के लिए कितना चलता है ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद की खबरों में यह खबर आती है कि जनाब ये लंबा सेटअप होगा और टेक्नोक्रेट्स या हुकूमत के लोगों को मिला के, जमातों के लोगों को मिला के एक लंबे अरसे की हुक्मरानी करनी है और इलेक्शन से बाहर निकालना है। और इलेक्शन इसलिए नहीं करवाने कि वो इस वक्त उनको सूट नहीं करते, क्योंकि जिनकी मकबूलियत है उनको भी हम उनका बंदोबस्त नहीं कर सके हैं। तो जब वो बंदोबस्त हो जाएगा तो फिर इलेक्शन भी करवा लेंगे। तो ये एक ओवरऑल सिनेरियो है। इसलिए मैंने कहा कि मोहर्रख जब भी ये तारीख लिखेगा वो एक नए बाब के तौर पे लिखा गया कि पाकिस्तान को इस रिजीम चेंज का क्या नुकसान हुआ है। तो इसमें नुकसान की तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन वो तो बड़े अपबीट हैं, वो तो समझते हैं कि हमने बड़ा काम किया है। आपको वैसे बड़ी, आप अगर अमीक निगाह रखते हैं आप, तो कोई 3 कारनामे आप गिनवा सकते हैं इस हुकूमत के पिछले 14-15 माह में? देखिए, मैंने ये सारे कारनामे गिनवाए हैं जो भी आपके सामने पेश किए हैं। अब जो कारनामे वो बता रहे हैं उनकी रोदात भी सुन ले। मसलन एक कारनामा वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान को हमने डिफॉल्ट से बचा लिया है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान अगर डिफॉल्ट से बच गया है तो पाकिस्तान के लोग तो डिफॉल्ट हो गए। पाकिस्तान के लोगों को तो आपने नहीं डिफॉल्ट होने से बचाया, आपने उनका तो जनाजा निकाल दिया है। ये जो पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बचा है, ये बेसिकली पाकिस्तान का रूलिंग एलीट का जो तबका है ना जी, वो डिफॉल्ट होने से बचा है। उसके मफादात को जो है ना तहफ्फुज मिल गया है। आम आदमी के ऊपर तो आपने ज़रबेकारी लगाई है ना। आप 400-600 अरब रुपए की गाड़ियां बांटें, आप अरबों रुपए के तरक्याती फंड जारी करें, वहां कोई मसला नहीं है। जहां आवाम को रिलीफ देना हो वहां आप मातम करना शुरू कर देते हैं जी, सब्सिडी की इजाजत नहीं है, IMF से बड़ी मुश्किल से डील हुई है। तो ये सारी चीजें, मेरा पहला नुक्ता यह है कि जिस चीज को वो कामयाबी बनाकर पेश कर रहे हैं कि हम डिफॉल्ट होने से बच गए, लेकिन पाकिस्तानी आवाम को उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया, पहला नुक्ता। दूसरा यह है कि जी मईशत के ऊपर बड़ी बात की जा रही है कि हमने मईशत को दुरुस्त ट्रैक के ऊपर लगा दिया है, और अब वो एक इकोनॉमिक काउंसिल भी बना दी है एस्टैब्लिशमेंट और सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में। उसमें सारा जोर ये है कि बाहर से लोग आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स को बाहर निकाला जा रहा है। पाकिस्तान से लोग मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं। कल ही मैंने एक खबर पढ़ी है इसरार साहब कि 40 से 45 या 50 हजार के करीब रोजाना लोग जो है बाहर जाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पाकिस्तान से जो मुख्तलिफ एम्बेसियों में वीजे के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब अंदाजा लगाइए, जिस मुल्क में 40-50 हजार लोग रोजाना की बुनियाद पे मुल्क छोड़ने की तैयारी कर रहे हो, उस मुल्क को आपने क्या दुरुस्त ट्रैक दिया है। और फिर जो सबसे बड़ा मेरा इल्जाम है वो ये है कि आप हर चीज एस्टैब्लिशमेंट के कंधे पे डाल रहे हैं। मईशत भी उन्होंने ठीक करनी है, ज़राअत भी उन्होंने ठीक करनी है, बाहर से पैसा भी उन्होंने लेके आना है, और साथ साथ वो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस को भी देखेंगे, और साथ साथ वो जाली अदवायात का कारोबार भी संभालेंगे। यानी हर काम हम एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर रख के कर रहे हैं, और हमारा ख्याल ये है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है इस मुल्क को चलाएगी। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने चलाना है, तो फिर सवाल ये है कि ये जो हुकूमत है, पार्लियामेंट है, ये सारा सियासी निजाम है, इसका आपने क्या करना है।
इसको चलाने की फिर क्या जरूरत है? यानी ये सिर्फ आप दिखावा अपनी है ना। पोजीशन से आप अपनी पोजीशन से विड्रॉ कर रहे हैं। और मुझे हम्म, थोड़ा सा अफसोस होता है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी, कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट भी इस रोल को बड़े पब्लिकली एक्सेप्ट कर रही है, जो कि उसे कर रही करना है। नहीं चाहिए, क्योंकि ये इसका हम्म, कल को अल्टीमेट नुकसान भी इस्टेब्लिशमेंट को होगा। लोग उनको हम्म, अकाउंटेबल ठहराएंगे, लोग उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे कि आपने ये जिम्मेदारी ली थी, हालांकि ये हाँ, जिम्मेदारी चीफ एग्जीक्यूटिव की है। फिर जिस बिल्कुल। तरीके से इन्होंने आखिरी अशरे में या आखिरी हफ्तों में जिस तरह से कानून साजी की है, कानून को बुलडोज किया है, और आपको पता है हम्म, ये जो निजी यूनिवर्सिटियों का जो बिल उस दिन बात हो रही थी जी कि जी नई जी यूनिवर्सिटियां जी। बनी है, इसमें कौन लोग शामिल हैं? इसमें मरियम औरंगजेब की वालदा ताहिरा औरंगजेब शामिल है, चौधरी जुल्फकार जो उनके एमएनए है मुस्लिम लीग नून के, वो शामिल है। यानी बेशतर लोगों को लाइसेंस दिए गए यूनिवर्सिटी के। अच्छा, अब इन्होंने यूनिवर्सिटी बनानी है या नहीं बनानी मुझे नहीं पता, वो लेकिन बेच ये देंगे ना, यूनिवर्सिटी बेच के देंगे। लाइसेंस जो है वो करोड़ों अरबों रुपए में बेचेंगे। तो ये जो बेचेंगे, जिस हाँ। किस्म की लूटमार हुई है, अब यही उनके कारनामे हैं। अगर वो समझते हैं कि उन्होंने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी है, तो फिर बेहतर है कि नवंबर में इलेक्शन की तरफ जाएं और इलेक्शन के अंदर ये फैसला हो जाएगा। लेकिन जो केपीके के अंदर 2 तहसीलों के इलेक्शन के नतीजे आए हैं, उससे हाँ, इलेक्शन करवाने का जो मामला था वो कुछ और पीछे चला गया। और पीछे चला गया। अच्छा, ये साथ साथ आप जरा बताएं कि ये जो इमरान खान साहब का वाला मामला है, इसमें उनकी गिरफ्तारी के बाद जिस तरह का उनको माहौल दिया जा रहा है, वहाँ पे जिस तरह रखा गया है, और जिस तरीके उधर से खबरें आ रही हैं, वो तो बड़ा मायूस कुन का है। लेकिन जियो न्यूज़ और जंग न्यूज़ जो है वो खबर ये दे रहे हैं कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि अपनी मिन्नतें की हैं उन्होंने अपने वकला की कि मैं यहाँ पे नहीं रह सकता, मुझे यहाँ से निकालो। और उन्होंने कहा कि मेरे बड़ी बुरी हालत है, मैं यहाँ पे सांस भी नहीं ले पाता। तो वकला को उन्होंने ये बकौल जियो न्यूज़ के और जंग न्यूज़ के कि उन्होंने कहा कि वो मिन्नतें कर रहे हैं कि उन्होंने यहाँ से मुझे निकालो किसी तरीके से। तो क्या ये दुरुस्त बात है? देखिए, बात यह है, जो इमरान खान के सियासी मुखालिफ है ना, वो बहुत नीचे की हद तक आके जो है ना अपने आप को परफॉर्म कर रहे हैं। और ये सारा प्रोपेगेंडा जो सोशल मीडिया के जरिए भी किया जा रहा है इमरान खान मुखालिफिन की तरफ से, इमरान खान के मुखालिफ मीडिया और सहाफियों की तरफ से, कि जैसे वो कोई बकायदा चीखो पुकार कर रहे हैं, वो मिन्नतें हाँ, कर रहे हैं, वो पैर पकड़ रहे हैं, वो रो रहे हैं और वो चीखो पुकार कर रहे हैं। अच्छा, अब सवाल ये है, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उनको तो कई दफा ऑफर हुई है, मैं उसका मतलब गवाह हूं, बकायदा मेरे पास इंफॉर्मेशन है, तो उनको कहा गया था आप मुल्क छोड़ के चले जाए, वो नहीं गए हाँ, मुल्क छोड़ के। तो इसलिए ये जो फजूल किस्म की गुफ्तगू हो रही है, एक्चुअली एक मोराल को डाउन कर रहा है कि इमरान खान अपनी असाबी जंग हार गए हैं। अच्छा, जो लोग इमरान खान को करीब से जानते हैं, इसरार साहब, वो जानते हैं कि उनके जो सबसे बड़ा हथियार है वो उनका असाब है, वो उनकी हाँ, साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ है। वो इतनी सही आसानी बात। से शिकस्त को तस्लीम नहीं करते, मैं आपको बताऊं। अच्छा, अब हम्म, मसला ये है, इमरान खान की जमानत तो कल परसों तक हो जाएगी। 2 तबसरे बहुत शानदार पिछले 2-3 दिनों में आए हैं। एक रशीद हम्म, रिजवी साहब हैं, जो सिंध से हमारे बड़े मारूफ कानूनदान है, हाँ, हाँ, और एक बिल्कुल, सलमान बिल्कुल। अकरम राजा का तबसरा हम्म, और तजिया है। दोनों ने कहा है कि जनाब ये फैसला कानून से ज्यादा सियासी बदनीयती के ऊपर मुश्तमिल है, और उन्होंने कहा है कि ओह, इसमें इमरान खान को रिलीफ भी मिल जाएगा और ये मुकदमा भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर कानूनी पहलू से देखना हो, अगर सियासी हाँ, पहलू से देखना होगा, तो फिर जो लोग वो चाहते हैं वो करते रहेंगे। अब वो मेरी करते इतलात रहेंगे। ये है कि इमरान खान साहब की जमानत भी होगी, वो बाहर भी आएंगे, लेकिन साथ ही फिर उनको गिरफ्तार करके नैब का मेहमान बनाना मकसूद है। क्योंकि नैब में हाँ, आपको पता है 30 दिन तक जो है ना वो उनकी बेल नहीं हो सकती, जमानत नहीं हो बेल सकती। नहीं होती। वो हाँ, 30 हाँ, दिन तक तो कम से कम उनको नैब की कस्टडी में रहना पड़ेगा, वो जो हम्म। अलकादरिया ट्रस्ट का केस है उसको बेस हाँ, बनाकर। और तो ये जो ये जज जज बशीर जो है उनके पास केस है ना, आज जी आज जी उनके पास जी जी, लगा है। तो इसका मतलब है कि इमरान खान को नैब की कस्टडी में देना है ताकि वो 30 दिन तक तो कम से कम अंदर रहे। अच्छा, ये शौक हाँ, भी पूरा कर ले। अभी मैं कल अहमद बिलाल महबूब जो है पिलडेट वाले, उनका जी मैंने जी। इंटरव्यू सुना है। कल मेरे अपने टीवी प्रोग्राम में इम्तियाज आलम साहब मौजूद थे, वो मौजूद थे। अच्छा। ये सब वो लोग हैं जो पीटीआई के बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखते हाँ, और हाँ, इमरान खान की बिल्कुल। पॉलिसियों पर सख्त तनकीद करते हैं। उनके बकौल इस वक्त भी पॉपुलैरिटी का रिमोट कंट्रोल इमरान खान के पास है, एक बात। हम्म, और उन्होंने भी कहा कि अगर इमरान खान को बाहर निकालकर इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा तो कोई इस इलेक्शन को तस्लीम नहीं करेगा। और ये हम्म, जो ख्याल था ना कि लोग इमरान खान के लिए बाहर नहीं निकलेंगे इन हालात में, वो केपीके के 2 तहसीलों के इलेक्शन में 50,000 से ज्यादा लोगों ने निकलकर वोट डालकर ये साबित किया कि वो खामोशी से वोट डालने हम्म, जरूर जाएंगे इमरान खान को। तो इसलिए ये जो सिनेरियो सारा डेवलप किया जा रहा है एंटी इमरान खान, दोनों हमारे हजरात इम्तियाज आलम का भी, अहमद बिलाल महबूब का भी, मुझ समेत और बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये जो कुछ हो रहा है इससे इमरान खान को पॉलिटिकल बेनिफिट ही मिलेगा, उनका लॉस नहीं हो रहा। एक वो नहीं मुश्किल होगा। वक्त तो उनके ऊपर है, वो मुश्किल वक्त उनके ऊपर आया है क्योंकि वो रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका अल्टीमेट पॉलिटिकल बेनिफिट उधर ही जा रहा है
कि लोग ये बिल्कुल समझ रहे हैं कि पीटीआई के लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। मजहर अब्बास का एनालिसिस सुन लें आप, और बहुत से लोगों को सुनिए, नुसरत जावेद को जरा सुन लें, तो आपको लगेगा कि सब लोग ये बात पे मुत्तफिक हो रहे हैं कि इमरान खान को पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है। अगरचे वो ये दलील देते हैं कि इमरान खान के दौर में भी ऐसा हुआ, लेकिन इमरान खान के दौर में और ऐसा तो आज नहीं के हुआ। दौर में जमीन आसमान का फर्क है सर, ये ज़्यादा ध्यान में ऐसा रखिएगा। अभी आप वो देखिए, वो जो अटक वाले हैं ना पीटीआई के लीडर, उन्होंने जी जी इमरान खान के हक में एक वीडियो बयान जारी किया, तो साथ ही उनके घर में छापा मारा गया, उनके मुलाजमीन को अगवा कर लिया गया। फिर उनकी कल बेटी वो के जो साथ। वकील थे पंजोटा साहब, उनको अगवा किया गया या फिर गिरफ्तार किया गया। और आज ख्वाजा यानी एक हारिस साहब को ऐसी भी बुला खौफ लिया है। हरास का माहौल आपने पैदा कर दिया है। आज जी ख्वाजा हारिस साहब को भी बुला लिया है। जी, ख्वाजा हारिस साहब को भी बुला लिया है एक ऐसे मुकदमे में जिसमें खुद जज साहब ये मान रहे हैं कि ये आईडी उनका है। अच्छा, अगर उसको इस्तेमाल गलत किया गया है, तो मेरा नुक्ता यह है कि जब तक उन्होंने उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं की किसी जगह के ऊपर, क्यों नहीं की? एफआईए में रिपोर्ट क्यों नहीं की, उसके ऊपर बकायदा क्यों नहीं कहा गया कि मेरी पोस्ट पे, कल इसरार साहब आपकी पोस्ट पे कोई बंदा एक गलत पोस्ट लगा देगा तो आप फौरी तौर पे उस पर रद्द-ए-अमल देंगे ना। तो जज दिलावर साहब जो है वो सो रहे थे, उन्हें याद नहीं था कि मेरी पोस्ट का गलत इस्तेमाल हो रहा है, मैं इस पे इंटीमेट करूं, आगाह करूं, कानूनी रास्ता इख्तियार करूं, कुछ नहीं किया। तो इसलिए मुझे ये लगता है, अब ये देखिए ना, वो जो नवंबर की गर्दान थी कि इलेक्शन करवाएंगे, इलेक्शन एक दिन ही आगे जाएगा। अब सब गुजरा जो है माशाल्लाह एक ही पहाड़ा पड़ रहे हैं कि इलेक्शन अपने वक्त पे नहीं हो सकेंगे। कोई मार्च की बात कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई 2 साल की बात कर रहा है। फैसल वाटा साहब ने कहा जी ये 10 बरस का निजाम है जो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट का है, वो कहीं नहीं जाने वाले। और कल जंग के अंदर एक स्टोरी छपी है कि 2 साल का एक अबूरी सेटअप बनेगा, यानी 2 साल के लिए टेक्नोक्रेट हुकूमत आ रही है और इस हुकूमत को लेजिटिमाइज करने के लिए ये जो इस वक्त इत्तेहादी जमातें हैं, इनके भी कुछ लोग नामजद करदा अफराद जो है वो कैबिनेट में लिए जाएंगे। और दूसरी तरफ खबर ये आ रही है कि नहीं, इन सब लोगों को साइडलाइन किया जाएगा, एक प्रोफेशनल टेक्नोक्रेट की हुकूमत बनाई जाएगी, यानी इलेक्शन का सवाल पीछे रह गया है। अब मैं देखूंगा कि बिलावल साहब इस पे कितना रेजिस्ट करते हैं, पीपल्स पार्टी कितना रेजिस्ट करती है, बाकी जमातें कितनी रेजिस्ट करती हैं, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये उनकी सपोर्ट के साथ ही इलेक्शन को आगे की तरफ लेके जाया जा रहा है। फिर जो सबसे दिलचस्प बात हुई है, बिलावल साहब ने कहा कि मेरे वालिद जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब जो है वो जरा रहम करें और हमें जो है मुस्तकबिल की सियासत में बहाना लेके जाएं जो वो कुछ करते रहे। एक्चुअली ये फ्रस्ट्रेशन है कि बिलावल साहब को मैदान में उतारा हुआ है लेकिन उनके हाथ पैर बांधे हुए हैं। अगरचे मरियम के हाथ पैर नहीं बंधे हुए, मरियम तो काफी खुली हैं और उनके हाथ पैर भी खुले हुए हैं क्योंकि नवाज शरीफ की उनको मुकम्मल सपोर्ट है। लेकिन जरदारी साहब भी समझते हैं कि बिलावल साहब अभी इमेच्योर है, पॉलिटिकली डिसीजन करने की उस तरह की पोजीशन में नहीं है। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन भी हमें हुकूमत की इत्तेहाद में नजर आ रही है। अब आप देखिए ना, जरदारी साहब कहीं नजर नहीं आ रहे, नवाज शरीफ साहब कहीं नजर नहीं आ रहे, मरियम कहीं नजर नहीं आ रही, फजलुर रहमान खामोश है, क्योंकि लगता ही है कि जो गेम प्लान इनके जहन में था उसको भी अभी तक कोई पजीराई नहीं मिल रही, खासतौर पर निगरान वजीर आजम के नाम के ऊपर जो ये चाह रहे थे। अब देखिए जो नाम इन्होंने दिए हैं, फवाद हसन फवाद, रमदे साहब का नाम देना, ये जाहिर करता है ये तो इनके अपने बंदे हैं ना जी। अच्छा, फिर कल एक खबर आई थी कि जी पीपल्स पार्टी नून लीग ये कहती है कि जो वजारतें इस वक्त जिस जमात के पास है उसी जमात के नामजद करदा फर्द को निगरान वजीर बनाया जाए। तो फिर आप इलेक्शन का ड्रामा बंद कर दें यार, फिर इलेक्शन किस बात का कराना है? अगर आपने अपनी अपनी मर्जी की वजारतें बांटनी है, अपनी अपनी मर्जी का निगरान वजीर आजम लाना है, वजीर आला लेके आना है, तो फिर ये इलेक्शन की क्या हैसियत है? फिर आप ये देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद नहीं होता, लेकिन सेशन कोर्ट के फैसले के ऊपर फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन हरकत में आ जाता है और वो अपना फैसला भी सुना देता है उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर। और ये डिस्क्वालिफिकेशन ठीक है, एक टेक्निकल ग्राउंड पे आपने उनको डिस्क्वालीफाई किया है, लेकिन ये कोई हतमी तो नहीं है। अभी तो हाई कोर्ट पड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट पड़ा हुआ है और वहां से भी फैसला आना है। तो मुझे लगता है कि जैसे एक फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है ताकत के मराकज के अंदर, एक क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है कि कैसे चीजों को डील करना है, पॉलिटिकली चीजों को रिजॉल्व करने की बजाय एडमिनिस्ट्रेटिवली चीजों को रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, लीगल ग्राउंड के अंदर लोगों को फंसाने की कोशिश की जा रही है, इससे कोई हल नहीं होगा। दूसरा ये देखिए, उन्होंने कहा कि इमरान खान पार्टी के सरबराह नहीं रहेंगे, कल कोर कमेटी ने कहा वो तायात चेयरमैन रहेंगे, उनकी कुर्सी भी खाली रखी गई है। और अब ये कहा गया कि कोर कमेटी के जो भी फैसले होंगे पहले वो जाएंगे अप्रूवल के लिए इमरान खान के पास। ये वैसे ही है ना जी, जैसे नवाज शरीफ साहब के पास जाते हैं फैसले, शहबाज शरीफ फैसला नहीं करते, फैसला नवाज शरीफ के पास आता है। तो हमारे लोगों को ये समझना चाहिए कि इस तरह से किसी को पॉलिटिक्स से आउट करना इतना आसान नहीं होता जितना हम समझते हैं कि एक नोटिफिकेशन के जरिए किसी भी पॉलिटिकल लीडर को डिस्क्वालीफाई करके बाहर निकाला जा सकता है।
सियासी मैदान में जब तक इमरान खान को सपोर्ट हासिल है वो पॉपुलर रहेंगे, वो लोगों के साथ खड़े होंगे। जिस दिन लोग उनको छोड़ जाएंगे उस दिन इमरान खान का किस्सा भी तमाम हो जाएगा। लेकिन अब ये फैसला तो इलेक्शन के जरिए होगा ना, अब इलेक्शन करवाएंगे तो पता चलेगा कि इमरान खान कितने पॉपुलर है, कितने पॉपुलर नहीं है। दूसरा मेरा नुक्ता नजर ये है कि अगर आपने 9 नवंबर को इलेक्शन नहीं कर, अपना नवंबर में इलेक्शन नहीं करवाना और फिर आप मार्च की डेट दें, एक दफा जब ट्रेन पटरी से उतर जाए ना सर, वापस ट्रेन को पटरी पर लाना इतना आसान काम नहीं है। हमने 9-9 10-10 साल के गैप देखे हैं इलेक्शन के बारे में। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि इस वक्त भी मसले का हल इंतखाबात है, बरवक्त इंतखाबात है, शफाफ इंतखाबात है, मुनसिफाना इंतखाबात है, लेवल प्लेइंग इंतखाबात है। दुनिया में उन इंतखाबात की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। लेकिन मसला ये है जो मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको कहा था, अनफॉर्चुनेटली हमने 2023 या 2024 के आम इंतखाबात जो है उनको कबल अज वक्त ही मुतनाज़ा बना दिया है। और अब इसमें जितनी मजीद रंग डालें ये मुतनाज़ा ही रहेंगे, क्योंकि आपने एक पार्टी को बाहर निकालने का फैसला जो किया है उससे उस इंतखाबात की जो अहमियत है उस पर रंग जो फीका पड़ेगा और लोग आप पे सवालात उठाएंगे। अच्छा, अभी देखें कि इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात भी जो है वो भी इतनी मुश्किल बना दी गई है। आज जो जेलर साहब हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अहकामात जो हैं उनको भी रद्द कर दिया। उन्होंने कहा जी कि मैंने नहीं मिलने देना वकला को, और वहाँ पे वो मरवत साहब वगैरह लोग वहाँ पे गए हुए थे, उनको मुलाकात भी नहीं करने दी गई। और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो उस्मान पाक जब ये गिरफ्तारी हुई थी इमरान खान साहब की, तो उनके जो घर के लोग थे उनमें से भी कुछ लोगों को ले गए थे ना, एक आदमी को उन्होंने फरार करार दे दिया है। तो ये ना हो कि उसको खड़का दें, खुदा न खासा मरवा दें उसको, और फिर कहें जी कि ये तो फरार हो गया था तो हमें क्या पता है इसका। तो ये इस तरह की चीजें भी साथ साथ चल रही हैं। सबसे बड़ा मसला ये है, जैसे इफ्तिखार दुरानी साहब का मामला है, इस्लामाबाद पुलिस कहती है हमारे कब्जे में नहीं है। कल कहा गया कि पंजोता साहब हमारे कब्जे में नहीं है, एफआईए ने कहा। तो भाई ये किन के कब्जे में है? कौन उनको हाथ उठा रहा है? कौन इनके ऊपर लेके जा रहा है? अच्छा, पीटीआई के जो लोग पहले से अंदर है 90 दिन से, उनको मां सिवाय फैमिली के 1 या 2 फर्द के अलावा किसी से मिलने की इजाजत नहीं है, ठीक है ना। बहुत से लोगों ने कोशिश भी की लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी की मर्जी के बगैर, उनके हुक्म के बगैर कोई मुलाकात नहीं हो सकती, एक बात। अब इमरान खान साहब की भी मुलाकातों पर पाबंदी है, उनके पार्टी के लोग उनसे नहीं मिल सकते। अब वो वकला के जरिए इंटरवीन करते हैं, वो एक मैसेंजर के तौर पे कल उन्होंने एक रोल प्ले करने की कोशिश की। साथ ही आपने देखा कि पंजोता साहब गिरफ्तार हो गए, अभी तक उनकी अहलिया को भी मिलने की इजाजत नहीं दी गई है। तो मेरा मतलब है, देखिए ना, ये सारी चीजें जाहिर करती हैं कि हम एक कंट्रोल किस्म का निजाम, खौफ पर मबनी निजाम जो है वो लेके चलना चाह रहे हैं, और लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि जनाब आपने अगर यहाँ खड़ा होना है तो आपके लिए कोई अच्छा वक्त नहीं होगा, आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और अगर आप जो है आईपीपी में जाके खड़े हो जाए, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन में खड़े हो जाए, हुक्मरान इत्तेहाद के साथ खड़े हो जाए, या खुद को खामोश हो जाए, किनारा कश कर लें, तो फिर हम आपके साथ रियायत करेंगे। ये वो कॉन्ट्रडिक्शन है ना जो पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक कॉन्टेक्स्ट में सवाल उठता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत के साथ वाबस्ता है या गैर जमहूरियत के साथ वाबस्ता है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक सवाल जो पूरे रिजीम चेंज के दौरान जो मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि हम जमहूरियत को आगे लेके जा रहे हैं या जमहूरियत को पीछे लेके जा रहे हैं, आइन और कानून की हुक्मरानी को आगे बढ़ा रहे हैं या पीछे बढ़ा रहे हैं, या ये फिक्री आजादियां, शख्सी आजादियां, आजादी इजहार जो है इसको तकवीयत दे रहे हैं या इस पे मुख्तलिफ किस्म की कदगने लगा रहे हैं। तो ये वो सवालात हैं जो आने वाली सियासत के अंदर पाकिस्तान में बड़े मैटर करेंगे कि भाई अगर आपने एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चलाना है तो आपका तर्ज अमल, आपका एटीट्यूड मुख्तलिफ होना चाहिए, और अगर आपने नहीं चलाना तो फिर बराए मेहरबानी बराह रास्त इंटरवीन करें और ये जमहूरियत शमूरियत के जो खेल है इनको बंद किया जाए, ताकि लोगों को पता चले कि पाकिस्तान में जमहूरियत है या आमरियत है। ये फैसले हो जाने चाहिए। और देखिए, ये मैं आपको बताऊं, आज की दुनिया में चीजें इतनी आइसोलेशन में नहीं होती हैं साहब। लोग देख रहे हैं दुनिया के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, पाकिस्तान को कैसे चलाया जा रहा है, पाकिस्तान को कैसे ऑपरेट किया जा रहा है, वहां मुखालफिन के साथ क्या सलूक हो रहा है। ये सारे वो सवालात हैं जो लोग सवाल तो उठा रहे हैं ना पाकिस्तान के ऊपर, और ये सवालात पीछा करते रहेंगे पाकिस्तान के सियासी निजाम का, पाकिस्तान के हुक्मरान तबकात का। अब ये जो निगरान सेटअप आएगा, आप मुझे बताइए ना, मिसाल के तौर पे अगर नाम लिया जा रहा है हफीज शेख साहब का, मान लेते हैं हफीज शेख साहब आ जाएंगे, वो पहली दफा आए हैं पाकिस्तान में, इससे पहले भी वो मुख्तलिफ हुकूमतों में वजीर खजाना रहे हैं। तो क्या कर लिया था उन्होंने? इससे पहले आपको भी याद है वो जनरल मुशर्रफ के दौर में शौकत साहब आए थे, ठीक है ना, शौकत अजीज साहब, उन्होंने क्या कर लिया था? अच्छा, बात यह ना कि हम एक छोटे से फ्रेमवर्क में बैठ के पाकिस्तान का एनालिसिस करके मसले का हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान का एक मैं बार बार कहता हूं, आपके प्रोग्रामों में भी कहता हूं कि पाकिस्तान का मसला पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं है, पाकिस्तान का मसला इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है, पाकिस्तान का मसला प्योरली स्टेट क्राइसिस है।
इस स्टेट क्राइसिस को समझने के लिए आपको बहुत कुछ बदलना है और बहुत कुछ चीजों को तब्दील करके किसी एक दुरुस्त सिमत की तरफ आपको मूव करना है और सबको इंगेज करना है, सबको साथ लेके चलना है, और ताकि ये पाकिस्तान जो है एक जिम्मेदार कंट्री के तौर पर उसी तरह से वायबल हो कि वो दुनिया में अपने लिए एक स्पेस पैदा कर सके। देखिए ना, आज की ग्लोबल दुनिया में अगर ममालिक अपने लिए इंटरनेशनल स्पेस नहीं क्रिएट करते, रीजनल स्पेस नहीं क्रिएट करते, डोमेस्टिक स्पेस क्रिएट नहीं करते, तो फायदा क्या है? अब आप जितना मर्जी राग लापते रहे कि पाकिस्तान दुरुस्त सिमत में जा रहा है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान खुशहाली हो रहा है, लेकिन आम लोगों का मुकदमा तो सुन लेना कि वो कितने खुशहाल हो रहे हैं, कितनी तरक्की कर रहे हैं, जिनके लिए ये सारा मुद्दा बयान किया गया। वो भी सारी की सारी चीजें जो है, अब जुडिशरी आप देख लें, जुडिशरी कहाँ खड़ी है, वो आपके सामने ही है ना। जुडिशरी का सारा हम क्या मातम करें यहाँ पर? तो ये जो हम इदारों को गैर मुस्तहकम कर रहे हैं, सियासत को, जमहूरियत को, इंसानी हकूक को, सिविल सोसाइटी को, सियासी जमातों को, सियासी जमातों में से नई सियासी जमातें बना रहे हैं, किसी की हिमायत में, किसी की मुखालफत में, तो ये सारा खेल तो हमारे हक में नहीं है ना सर, सारा सब। हाँ, और इसमें आखिरी चीज मैं पूछना चाहूंगा कि बाकी इदारों का भी आपने नाम लिया ना, जो इदारा हमारा है, जिसके साथ हमारा ताल्लुक है, सहाफत का, वो भी बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। अभी आप देख लेना, जो हमने अभी शुरू में बात की, ये अखबार में जो खबर इमरान खान की लगाई गई है जियो में और जंग में, तो ये इस तरह का जर्नलिज्म पहले कभी हमने नहीं देखा था, लेकिन अब महंगा हो गया है। अभी आप कामरान खान साहब का देखें ना, जो ट्वीट किया है, कामरान खान साहब ने ये कहा कि जी मार्शल लॉ लगाएं। अब अंदाजा लगाएं। बात ये है ना जी, बात ये है कि प्रोफेशनल जर्नलिज्म या आइडियोलॉजिकल जर्नलिज्म के दौर खत्म हो चुके हैं। अब ये कॉर्पोरेट जर्नलिज्म के दौर है, जहां प्रॉफिट की बुनियाद के ऊपर मामला चलते हैं। एडिटर इंस्टीट्यूशन आप मुझसे बेहतर जानते हैं, वो खत्म होकर रह गया, मफलूज होकर रह गया, उसका कोई वजूद नहीं है। अब ये मालकान है जो बराह रास्त जाके इस्टेब्लिशमेंट से भी मिलते हैं, हुकूमत से भी मिलते हैं, वज़ीर आज़म से भी मिलते हैं और उनसे अपने माली मामलात तय करते हैं। कल भी आपने देखा कि एपीएनएस और सीपीएनई के वफद मिले हैं, उन्होंने 35% अपने इश्तेहारात में इजाफा किया है। अल्लाह खैर सल्लाह। अच्छा, अब ये जितना नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड मीडिया में दिखाया जा रहा है, आप मुझे बताइए कि क्या कभी सीपीएनई, एपीएनएस और दीगर मीडिया एसोसिएशनें, पीएफयूजे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एसोसिएशनें, क्या वो इसके ऊपर बात करती हैं कि गैर जिम्मेदाराना सहाफत क्यों हो रही है? अच्छा, हम 50 दफा जो है वो इमरान खान को मुल्क से बाहर भी निकाल चुके हैं, ये भी कह चुके हैं कि वो मुल्क से बाहर जाने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं, उनकी कोई बात नहीं सुन रहा। कभी कहते हैं कि जनाब ये बुशरा बीबी जो है वो बादा माफ गवाह बन रही है, कभी हम कुछ कहते हैं, यानी प्रोपेगेंडा का पूरा कॉन्टेक्स्ट है ना। अच्छा, ये हर दौर में हुआ है, इनके साथ भी हुआ है, पीएमएलएन को भी भुगतना पड़ा है, पिछली हुकूमतों को भी भुगतना पड़ा है, लेकिन जर्नलिज्म ने अपनी कोई कोड ऑफ एथिक्स नहीं डेवलप की कि भाई हम भी अकाउंटेबल कर रहे हैं जर्नलिस्टों को जो बिला वजह का प्रोपेगेंडा करते हैं। अच्छा, अब हमारा मसला ये है कि यहाँ जर्नलिस्ट जब खबर देता है, एडिटर उसको चेक ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो खबर ही कहीं और से आई होती है, वो खबर का देने का जरिया ही कोई और होता है, तो क्या आप उसको आगे लेके जाएंगे? फिर मालकान भी बीच में आ जाते हैं, एडिटर की कुर्सी कमजोर है, वो रिपोर्टर बराह रास्त मालिक के साथ हुक्म लेता है, मालिक बराह रास्त उसको हुक्म देता है, तो न्यूज एडिटर, सब एडिटर, ये सारे रोल जो है ये गैर अहम हुए हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने रिसर्च की बेसिस पे बात की है, पाकिस्तान में टीवी देखने वाले लोगों का, अखबार पढ़ने वालों का जो तादाद है वो बड़ी तेजी से जवाल की तरफ गई है। लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं, लोग टीवी और अखबारात नहीं देख रहे। उसकी वजह ये नहीं है कि वो पढ़ने का या सुनने का शौक नहीं रखते, बल्कि ये भी है कि वो क्रेडिबिलिटी अपनी लूज कर चुके हैं। और आप देखिए, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, बोल टीवी, वो कल तक बोल टीवी वो एक और नैरेटिव पेश कर रहा था, अब सुना है कि वो पीपल्स पार्टी के किसी बंदे ने ले लिया है, अब उसका बयानिया ही पूरा बदल गया। वो अच्छा, समाज जो है पहले कल तक कुछ और कह रहा था, आज बिल्कुल एक और रंग पेश कर रहा है। एयरवाई जो है कल कुछ और कह रहा था, आज कुछ और कह रहा है। यानी हम अपने मफादात के साथ ही अपने अपने मामलात में यूटर्न भी ले लेते हैं। तो मेरा मतलब है, खुद जर्नलिज्म जो है वो एक बड़ी वीक पोजीशन के ऊपर खड़ी है। अब लोगों का सहारा जो है वो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर है। मैं और आप, हम जैसे लोग जो है वो ज्यादातर बैनुल अक़वामी खबरों के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, उनको देखते हैं कि वहां क्या हो रहा है। अब मैं रिपोर्टिंग देखता हूं तो इंटरनेशनल मीडिया में इमरान खान के बारे में जो रिपोर्टिंग हो रही है वो आपको पाकिस्तानी मीडिया में कहीं नजर नहीं आएगी। पाकिस्तान में यही कुछ नजर आएगा कि वो रो रहे हैं, वो चीख रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, वो माफिया मांग रहे हैं, वो मिन्नतें कर रहे हैं और वो नशे के अंदर है, उनको नशा नहीं मिल रहा। इस किस्म की फजूल किस्म की गुफ्तगू हो रही है। एक टीवी चैनल है, उसने ये लिखा कि जनाब टिकटॉकर, एक मशहूर टिकटॉकर गिरफ्तार हो गया। यानी आप अंदाजा लगाइए उनके तासुब का, तो वो कहते हैं जी एक मशहूर टिकटॉकर गिरफ्तार हो गया। ये इस लेवल पे जो तासुबात है और ये जो फोबिया है हमारे यहाँ जर्नलिज्म के अंदर भी बड़ा बालादस्त हो गया है।
और उसकी शक्लें हम देख रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली इससे कोई पाकिस्तान की तामीर नौ तो नहीं होनी। मैं ये कहता हूं कि अगर इमरान खान की हुकूमत ने गलतियां की थी तो आप तो वो गलतियां ना दोहराए ना। अगर आपने भी फिर वही गलतियां करनी है तो फिर आप में और इमरान खान में क्या फर्क हो गया? आप तो कहते हैं कि हम इमरान खान से ज्यादा डेमोक्रेटिक है, हमारा ज्यादा एक्सपोजर है, ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो आपको तो ज्यादा जिम्मेदार तरीके से परफॉर्म करना चाहिए था। फिर ये जो बड़े ग्रुप हैं, जंग जियो ग्रुप जो है, ये तो लीड लेने वाले चैनल्स है ना सर। अगर ये इस तरह की चीजें करेंगे तो बाकी चैनल्स भी फिर उन्हीं की रविश को इख्तियार करेंगे। तो ये जो ऊपर से लेकर नीचे तक बिगाड़ आया है पाकिस्तान के रियासती निजाम का, इसका अब कोई इलाज इतना आसान नहीं है असरार साहब। कोई समझे कि डिस्प्लिन की गोली से हम कैंसर के मर्ज का इलाज कर लेंगे। मुझे अभी लगता है कि पाकिस्तान की रियासत को और बड़े सख्त चैलेंजेस आने वाले दिनों में फेस करने पड़ेंगे। वजह क्या है? हम अभी भी मुहिम जोई और एडवेंचर से बाहर नहीं निकल रहे। हम अभी भी पाकिस्तान को एक तजुर्बा गाह बना रहे हैं, और वो जो गाड़ी है ना जो बार बार खराब हो जाती है, उसको ठीक करने की बजाय उसमें मजीद खराबियां पैदा करते जा रहे हैं, और उसमें जिम्मेदार हम सब ही हैं। हम सब ने अपना अपना हिस्सा डाला हुआ है, हम सब उसमें किसी ना किसी तरीके से शरीके कार है, और यही वजह है कि आज पाकिस्तान जो है मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। कैसे निकलेगा, इसका इलाज कैसे होगा, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, क्या आगे डेमोक्रेटिक प्रोसेस सही तरीके से चल सकेगा, नहीं चल सकेगा, मईशत संभलेगी, नहीं संभलेगी, रियासत कुछ अपने माजी के तजुर्बात से सीखेगी, नहीं सीखेगी, सियासतदान सीखेंगे, नहीं सीखेंगे, इन सब पे एक सवालिया निशान। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसी सूरत हाल में हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे फैसला साजों को वो बसीरत दे कि वो इस तरह के फैसले कर सकें। सलमान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।